हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। तो हम दोनों मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है ये सीखेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का होता है। सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड सो ऑन। जिस पीरियड के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो साल यहाँ पे आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, जो सबसे बड़ा होगा, और इधर 2 कॉलम होंगे। ये जो पर्टिकुलर का कॉलम है इसमें सारी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और ये जो कॉलम है इसमें हम इन एक्सप्लेनेशन की सारी अमाउंट्स लिखेंगे। और ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये कॉलम सिर्फ फाइनल रिजल्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो फाइनल आंसर होगा वो लास्ट कॉलम में लिखा जाएगा। तो इस तरह से तीनों एक्टिविटीज़ के जो फाइनल आंसर्स होंगे वो हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। जो ए पार्ट है उसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। बी पार्ट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। और जो सी पार्ट है उसमें हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और इन तीनों एक्टिविटीज़ के जो फाइनल आंसर्स होंगे वो हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे। इन तीनों एक्टिविटीज़ के जो आंसर्स होंगे वो हम लास्ट में टोटल कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी, और उसको हम लास्ट कॉलम में लिख लेंगे। तीनों एक्टिविटीज़ के आंसर्स को जोड़ के जो हमारा आंसर आया है उसमें हम साल के बिगनिंग में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको हम जोड़ देंगे। और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर के बराबर आना चाहिए। देखने में ये फॉर्मेट आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये आपको आसान लगने लगेगा। फिर आते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे डायरेक्ट मेथड का। वैसे ही 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स और लास्ट के 2 कॉलम। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और लास्ट में इन तीनों एक्टिविटीज़ का हम टोटल कर देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डायरेक्ट मेथड में होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो दोनों फॉर्मेट हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के दोनों फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने का है। डायरेक्ट मेथड में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये अलग तरीके से निकाला जाता है, और इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग तरीके से निकाला जाता है। आप देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने का जो तरीका है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो दोनों तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को प्रॉपर वे में समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया गया है और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया है कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है या इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल छोटा सा ही फॉर्मेट है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। इसका नाम हम रख लेते हैं 1। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय। इसका नाम रख लिया हमने पॉइंट नंबर 2।
फिर हमें फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे। जो आंसर आएगा उसमें इनकम टैक्स जो भी हमें दिया गया है वो हम माइनस कर देंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दी गई है हमें वो भी हम अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस। लास्ट में हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम लास्ट कॉलम में लिखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स और दूसरा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस और ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस। बिजनेस में कैश रिसीट्स मेनली सेल्स से रिसीव होता है। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हम सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ऐड क्यों करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस लेस क्यों करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स। हम ट्रेड रिसीवेबल्स के ओपनिंग बैलेंस को इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स पर अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हमें कैश रिसीव हो गया होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स के क्लोजिंग बैलेंस को हम लेस इसीलिए करते हैं क्योंकि डेटर्स और बिल रिसीवेबल से अभी तक हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर सेल्स में हम इन दोनों को ऐड और लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें सेल्स दी हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रख देते हैं तो कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स हमें मिल जाएगा। सेल्स गिवन है 22 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2,60,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3,12,000। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 6 निकाल कर बुक अपने सामने रखना ताकि अमाउंट आपको समझ में आती रहे। तो इनको प्लस और माइनस करके अमाउंट आएगी 21,48,000। तो डायरेक्ट मेथड में दूसरी चीज़ हमें चाहिए कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो इसको निकालने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो पहले पार्ट में हम निकालेंगे कैश पेड टू सप्लायर्स। जिस तरह से कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस। बिल्कुल उसी तरह कैश पेड टू सप्लायर्स निकालने के लिए भी हमें तीन चीज़ें चाहिए, परचेजेस, ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस, ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस। सप्लायर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम स्टॉक परचेज करते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले में हमें परचेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। और हम पेमेंट किसको करते हैं, सप्लायर्स को करते हैं। और ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में हमें जिन लोगों का पैसा पे करना था अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक हमने उनका पैसा पे कर दिया होगा। और ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस हम लेस इसलिए करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अभी तक इनका पैसा हमने पे नहीं किया है, इसीलिए हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले परचेजेस चाहिए। क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी परचेजेस नहीं दी गई है, बट परचेजेस निकालने की हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर दी गई है। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
और +1 में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस हमें गिवन है। और नेक्स्ट पेज पे हमें स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो अगर इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा परचेजेस निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में हमने सारी गिवन इंफॉर्मेशन हमने रख दिया है और परचेजेस हमने निकाल लिया है 16,36,000। परचेजेस हमने निकाल लिया है 16,36,000। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है 1,16,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है 3,000। ऐसे ही ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है 1,00,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है 4,000। इन सब को अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड और लेस करेंगे तो हमारा आएगा 16,51,000। तो कैश पेड टू सप्लायर्स आ गया हमारे पास 16,51,000। बट हमें कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ चाहिए। कैश पेड टू सप्लायर्स में अगर हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और क्वेश्चन में दिए हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तो हमारा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 में रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और सेलिंग एक्सपेंसेस ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इन दोनों को और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हमें दिया है 60,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें रेंट दिया है 48,000। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है हमें 85,000। अब इन तीनों को हम कैश पेड टू सप्लायर्स में ऐड कर देंगे तो हमारी फिगर आएगी 18,44,000। तो कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय आ गया हमारा 18,44,000। तो डायरेक्ट मेथड के अगर फॉर्मेट को हम ध्यान से देखें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर एंड कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय, और वो दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है। अब इन दोनों को हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, इसका नाम देते हैं हम पॉइंट नंबर 1। तो वर्किंग नोट में हमने कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर निकाला है, जो अमाउंट आई है हमारी 21,48,000। तो वर्किंग नोट में हमने कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर फाइंड आउट किया है, हमारी अमाउंट आई है 21,48,000। नेक्स्ट हमने निकाला है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, इसका नाम रखते हैं हम पॉइंट नंबर 2। नोट में हमने कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ निकाला है और हमारी अमाउंट आई है 18,44,000। तो वर्किंग नोट में हमने ये भी निकाला है, अमाउंट आई है 18,44,000। अब हम 1.1 में से 2 को माइनस कर देंगे। इस अमाउंट में से इसको माइनस करके फिगर आएगी 3,04,000। और ये जो फिगर आई है इसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज़ आ गया 3,04,000। इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स पेड, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में हमें टैक्स पेड दिया है 54,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से टैक्स पेड अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,50,000। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसीलिए हम इसको लास्ट कॉलम में रखेंगे और इस आंसर के सामने हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2.5 लाख। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाला है हमने डायरेक्ट मेथड से।
और उसका आंसर आया है 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। आई होप कि आपको डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया होगा।